द इंडिया का ऑडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो हमारा भारतीय संविधान है, उस संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शेड्यूल है, जो छठी अनुसूची है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है छठी अनुसूची चर्चा में क्यों है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनर लाइन परमिट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी रिसेंटली न्यूज में गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार, वहाँ पे है बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो है जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनसे एक डिमांड की है कि जो इंटायर अरुणाचल प्रदेश है, उसको जो है छठी अनुसूची या आर्टिकल 371 के अंतर्गत लाया जाए। अब ये होता क्या है, तो जो छठी अनुसूची के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 371 क्या करता है, जैसे आपने देखा था कि 370 था, जो 370 था, वो JNK को जो है कुछ विशेष अधिकार दे रहा था। तो उसी तरह जो 371 है आर्टिकल, ये भी जो हमारे कुछ जो स्टेट है, उन स्टेट्स को जो क्या करता है, ये कुछ विशेषाधिकार देता है। तो हम इसी के बारे में, जो छठी अनुसूची है, इसको जो अरुणाचल प्रदेश ने क्यों मांगा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे छठी अनुसूची है क्या। तो जो हमारे जो देश में कुछ जो ट्राइबल एरियाज है, जो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल एरिया है, वो क्या है, वो जो एरिया है पूरा का पूरा ट्राइबल एरियाज है। तो जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, जो 1947 में, तो उस समय क्या था कि बहुत सारे लोगों के मन में फियर था कि हम कहाँ जाए उनके, मतलब क्योंकि हमारे देश में जो है टोटल जो है 500 से ज़्यादा जो है क्या थे, प्रोविंसेस थे। 500 से ज़्यादा जो है छोटे छोटे स्टेट थे। तो उन स्टेट को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल काम था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था नॉर्थ ईस्ट के एरिया को अपने साथ लाना, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल थे, और ये जो ट्राइबल होते हैं, ये क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप में, ये एक ही स्टेट के अंदर छोटे छोटे ग्रुप में ये बटे होते हैं। तो इनको एक साथ लेके एक स्टेट बनाना या किसी राज्य में जोड़ना, ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि हमारी सरकार ने जो है एक छठी अनुसूची लेके आई। और ये जो छठी अनुसूची लाई गई, ये जो है बाढ़ दुलाई कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है इसको संविधान में जोड़ा गया। तो इस कमेटी ने कहा कि जो भी हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, स्पेशली का है नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया है, उसको हम छठी अनुसूची के अंतर्गत रखें और इनको जो है कुछ विशेष अधिकार दे। ये जो स्पेशल प्रोविजन किया गया था, ये जो आर्टिकल 242 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है इसको हमारे संविधान में इसको रखा गया है। तो ये छठी अनुसूची में क्या क्या है और ये स्टेट को क्या क्या अधिकार देता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो छठी अनुसूची में क्या होता है कि आपने देखा कि जो ये जो है प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू सेफगार्ड एंड राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको जो है सेफगार्ड करने के लिए हमने जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। तो टोटल जो है इंडिया में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 3 मेघालय में है। मेघालय का खासी, गारो और जंतिया हिल का जो इलाका है, ये तीनों का तीनों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मिजोरम का चकमा, लाई और मारा जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वो तीनों का तीनों भी ऑटोनोमस है। और त्रिपुरा का त्रिपुरा ट्रिबल एरिया जो है, वो ऑटोनोमस में आता है। और आसाम का जो है डीमो, कार्बी और बोडोलैंड। तो टोटल जो है 10 जो एरिया है, हमारे 10 जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, वो टोटल हमारे छठी अनुसूची के अंदर आते हैं। और छठी अनुसूची में क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेनली जो इसका फीचर छठी अनुसूची का, वो क्या है कि जो है हर एक जो ट्रिबल एरिया है, तो उस ट्रिबल एरिया को जो है एक डिस्ट्रिक्ट में बांट के उसको जो है ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनका खुद का जो है कानून बनाने का जो है हक देता है उन्हें। और जो एरिया है, ये मेनली 4 स्टेट, जैसे पीछे हमने देखा था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चारों स्टेट का नाम रखना है, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे इनर लाइन परमिट की, जो इनर लाइन परमिट होता है ILP, तो उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे भी 4 स्टेट है जिनको इनर लाइन परमिट मिला हुआ है। और जो छठी अनुसूची में जो है ऑटोनोमस रीजन का जो बात है, तो वो जो 4 स्टेट को मिला हुआ है। असम में है, मेघालय में, कुछ एरिया त्रिपुरा और कुछ मिजोरम में है। अब गवर्नमेंट जो है इन एरिया को जो इंपावर करती है टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज एंड द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। जो ये एरियाज होते हैं, तो गवर्नर के पास इसका अधिकार होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको, उसकी जो सीमा है, उसका नाम है, उन सब चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज वो कर सकती है। कैसे कर, मान लेते हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं, जो यहाँ इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका जो है सभ्यता, जिनका सब खान पान सब कुछ, मतलब वो एक ही ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। तो जो गवर्नर क्या कर सकते हैं कि इस एरिया को जो है पूरा का पूरा एक चाहे तो अलग डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, या किसी एक डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है इस एरिया को मिला दे, या किसी में एक डिस्ट्रिक्ट में उस पूरे एरिया को मिला के उसको एक रीजन बना दे। अगर इसमें दूसरी जो तीसरी विशेषता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अलग अलग, मान लेते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का 4 अलग अलग यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, तो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 4 अलग अलग ऑटोनोमस रीजन
हो सकता है। उसके इसी फीचर के अंदर एक आता है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल में टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 26 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जनता द्वारा, और 4 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, वो गवर्नर के द्वारा जो उनको नॉमिनेट किया जाता है। जो जनता जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो जो 5 साल के लिए उनका जो कार्यकाल होता है, और जो गवर्नर के द्वारा होता है वो प्लीजर ऑफ द गवर्नर, मतलब जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो जो है वहाँ पे उस पद पे बने रह सकते हैं। अभी जो काउंसिल क्या क्या कर सकती है, जो काउंसिल है एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन, जो काउंसिल है वो अपने अंदर आने वाले एरिया को जो है एडमिनिस्टर कर सकती है। उसके बाद वो जो है कुछ जो मैटर्स होते हैं, मतलब उनके जो खुद के जो ट्रेवल्स हैं, उनके खुद के जो मैटर्स होते हैं, लाइक जो मैरिज है, डाइवोर्स है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, लैंड है, फॉरेस्ट है, इन सब मैटर के ऊपर जो है वो खुद का जो है लॉ बना सकती है और उसको उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। उसके बाद लेकिन ये जो लॉ बनाते हैं, जो जो भी ये लॉ बनाते हैं, उस लॉ को जो है गवर्नर का जो है एक्सेंट जरूरी होता है, रिक्वायर द एक्सेंट ऑफ गवर्नर। बिना गवर्नर के अप्रूवल के बिना ये लॉ जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का या जो राज्य स्टेट लेजिस्लेचर का जो यहाँ पे जो रोल है वो यहाँ पे लगभग 9 के बराबर है। आप सब कुछ जो है गवर्नर के ऊपर ही डिपेंड करता है इन ऑटोनोमस रीजन में। ये जो ऑटोनोमस रीजन है ये जो है विलेज काउंसिल अपना या विलेज कोर्ट बना सकते हैं, और वो उनका जो उनके बीच का जो भी मैटर है वो खुद ही ट्रायल लेके वो खुद ही वहाँ पे सुलझा सकते हैं। उसके बाद ये जो है प्राइमरी स्कूल बना सकते हैं, डिस्पेंसरीज, मार्केट, फिशरीज, ये रोड्स इटी चीज़ें जो खुद से इस्टेब्लिश या खुद से जो है मैनेज कर सकते हैं उसको। ये जो है मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग बाई नॉन ट्रिबल्स। जो नॉन ट्रिबल्स है, मतलब जो इनके एरिया से नहीं आता है, तो उनको अगर वहाँ पे मनी लेंड करना हो, मतलब पैसे उधार देना किसी को, या उनको वहाँ पे ट्रेड करना, तो उसके लिए भी उनका जो ट्रिबल्स के द्वारा बनाया गया जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको उन्हें फॉलो करना होगा। अगर बात करें इम्पावर टू एक्सेस द कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन टैक्स, ये जो है लैंड रेवेन्यू भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उस एरिया में जो जमीन है तो वहाँ से जो किसानों से जो रेवेन्यू लेना है उसको वो ले सकते हैं, और चाहे तो वो कुछ टैक्सेस भी उनको ऊपर लगा सकती है। लेकिन जो कुछ भी ये करेंगे, जो भी ऑटोनोमस जो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या जो रीजनल काउंसिल होगी, जो कुछ भी करेगी उस सब के लिए उन्हें गवर्नर से अप्रूवल लेना होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसका जो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट का, मतलब हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट का या जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी जो एक्ट होता है वो एक्ट डायरेक्टली इन पे अप्लाई नहीं होता है। उस एक्ट को या तो मॉडिफाई करना होता है या कुछ उसमें से एक्सेप्टेशन होते हैं, उसके साथ ही उनको वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा जो 6 शेड्यूल है हमारे संविधान का, उसके बारे में। अब हम देखते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट होता क्या है? तो क्या है, इनर लाइन परमिट जो है एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ भी 4 स्टेट है, आप देख सकते हैं। तो इन चारों स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इनर लाइन परमिट जो ये डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो कोई भी इंडिया का कोई भी जो नागरिक है, लाइक अरुणाचल प्रदेश में आपको जाना है, तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश के निवासी नहीं है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से जो है आपको ये डॉक्यूमेंट लेना होगा, और आपको बताना होगा कि आप किस कारण से यहाँ पे जा रहे हैं। लाइक अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 या 6 महीने का जो है वहाँ पे ये परमिट दिया जाता है। 6 महीने के बाद आपको उस परमिट को फिर से रिन्यू करना होता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो जो गवर्नमेंट है वो आपको पकड़ के, मतलब जो वहाँ पे पुलिस है या गवर्नमेंट है वो आपको पकड़ के उस राज्य से बाहर निकाल देगी। तो आपको जितने दिन के लिए परमिट दिया जा रहा है उस परमिट को जो है आपको रिन्यू कराना होगा उस टाइम के बाद, और फिर से बताना होगा कि आप क्यों यहाँ पे रुक रहे हैं इतने दिनों तक। तो ये जो इनर लाइन परमिट है कि किसी भी नागरिक को जो इंडिया के नागरिक है लेकिन उस राज्य का नागरिक नहीं है, किस राज्यों का, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अगर इन चारों राज्यों के नागरिक नहीं है तो उन्हें जो है इस परमिट को लेना होगा, तभी वो उस राज्य में जा सकते हैं। तो ये था इनर लाइन परमिट, और पूरा का पूरा जो है 6 शेड्यूल के बारे में हमारा एनालिसिस था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।